गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओ हम लोग 2 मिनट बस और वेट करेंगे सो दैट लेट मोर पीपल ज्वाइन इन एंड देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेशन। Yeah.
ओके, तो अब ऑलरेडी 5:18 हो गया है. सो गुड इवनिंग एवरीबडी. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई होप आई एम ऑडिबल. Ma'am. Okay, thank you. And my screen is also visible. Yes, madam. ओके, थैंक यू. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक पे और हमारे जो एग्री कमोडिटी सेगमेंट के कुछ ऐसे कुछ वेग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग कम अवेयर हैं. तो हम लोग उन टॉपिक्स को लेकर या किसी स्पेसिफिक कमोडिटी को लेकर सेशंस रखते हैं. तो आज के मेरे इस सेशन का जो मेन टॉपिक है वो स्प्रेड ट्रेडिंग है. स्प्रेड ट्रेडिंग एक तरह की ट्रेडिंग टेक्निक होती है जो मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी. तो शुरू करते हैं ये वाला सेशन. तो पहले हम लोग एक जल्दी से एक कमोडिटी डेरिवेटिव जो हमारा इकोसिस्टम है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. जो हमारा कमोडिटी एक्सचेंज है उसका हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो विद टाइम कैसे हुआ है. अगर मैं उसकी बात करूं तो ये पूरी ट्रेडिंग जो हमारी कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू हुई है वो 19th सेंचुरी से हुई है. एंड इट स्टार्टेड ऑफ विथ बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन से, जहां से कॉटन का ट्रेड सबसे पहले हुआ था. फिर उसके बाद दूसरी कमोडिटीज ऐड ऑन होती गई, जैसे कि ऑयल सीड्स हो गए, रॉ जूट वगैरह हो गया. तो वो 1910 से 1930 में ये दो तीन एडिशंस हुई थी ओवरऑल कमोडिटी ट्रेडिंग में. फिर सिंस 1953 वी सॉ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन टेकिंग ओवर एज अ रेगुलेटर, और वो हमारे पूरे कमोडिटी डेरिवेटिव सेक्टर को रेगुलेट करने लगे. फिर जब हम 20th सेंचुरी में आए तो ऑफ एंड ऑन बैन्स लग रहे थे, कौन सी कमोडिटी ट्रेडेबल होगी कौन सी नहीं होगी. तो उस समय काफी वेगली चीजें मूव हो रही थी. देन इन द ईयर 2001 वी सॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाई जिसमें क्लियरली मेंशन किया कि कौन सी कमोडिटीज हैं जिनकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो सकती है. और फिर ये चीजें सब होने के बाद हमने 2003 में देखा कि नेशनल लेवल के काफी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो सेटअप किए गए और उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ. अभी अगर हम बात करें करेंटली तो सिंस 2015 वी हैव सीन सेबी विच इज आवर रेगुलेटर. सेबी बाय सेबी आई मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे इस पूरे जो फाइनेंशियल मार्केट है, सिक्योरिटी कमोडिटी मार्केट है, उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है. तो सबसे पहले हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर. देन वी हैव
सेबी। सेबी के अंदर आते हैं 5 नेशनल एक्सचेंजेस, जो कि है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड पीएससी। देन अभी हम अगर बात करें तो टोटल 91 कमोडिटीज है जिसकी ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव मार्केट अलाउ की गई है। और अगर इन पांचों एक्सचेंजेस में हम बात करें तो एक्सटेंसिवली सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो हमारे एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और आईसीएक्स में होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो रेगुलेटरी सपोर्ट हमें मिला है, तो आफ्टर सेबी टेकिंग ओवर एज अ रेगुलेटर इन द ईयर 2015, उसके बाद से हमने क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं अपने इस पूरे सेगमेंट में। तो 2017 जून में सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ किया कमोडिटी डेरिवेटिव में। ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ ही साथ उसने एआईएफ कैटेगरी 3 को भी परमिट किया कि वो हमारे सेगमेंट में आ सकते हैं और प्राइस हेजिंग कर सकते हैं। देन इन द सेम ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर हमने देखा कि सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स को जो हमारा ब्रोकिंग आर्म होता है उसके इंटीग्रेशन को अलाउ किया। बैंक सब्सिडरीज को भी कमोडिटी डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परमिट किया गया। फिर बैंक को परमिट किया गया कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ क्लियरिंग मेंबर इनटू आवर एक्सचेंज। फिर सितंबर 2018 में एफपीआई परमिट किया गया। एफपीआई को बाय हियर एफपीआई हम बोलते हैं ईएफईज विच आर एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज, जो अपना एक्सपोजर अगर उनका इंडियन एग्रीज कमोडिटी सेगमेंट में एक्सपोजर है तो वो अपने उस एक्सपोजर के प्राइस रिस्क को हेज कर सकते हैं थ्रू आर एक्सचेंज। फिर 2019 के मार्च में वी सॉ म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अलाउ किया गया कि वो भी हमारे सेगमेंट का हिस्सा बने, ताकि एक बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो हमारे रिटेल और स्मॉल इन्वेस्टर्स को। देन जून 2019 में वी सॉ कमोडिटी इंडाइसेस अलाउ की गई, तो हमने अपना जो सबसे पहला कमोडिटी एग्री कमोडिटी इंडेक्स है जो एग्रीडेक्स है उसको हमने लॉन्च किया था। और वो अगर हम बोले फुल फ्लेजेडली इन द मंथ ऑफ मई 2020 से फंक्शनल हो गया है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। फिर हमारे कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो मेजर मैंने कवर की हैं। जैसे कि कमोडिटी डेरिवेटिव जो है वो उसमें एक्चुअल डिलीवरी लगती है जब सेटलमेंट होता है, फाइनल सेटलमेंट होता है। वाइल फाइनेंशियल डेरिवेटिव में सिर्फ कैश सेटल्ड होता है, यहाँ कोई एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं होती है। कमोडिटी डेरिवेटिव में क्वांटिटी और क्वालिटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिकॉज यहाँ पे फिजिकल कमोडिटी इन्वॉल्व है। वाइल ऐसी कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती फाइनेंशियल डेरिवेटिव में। कमोडिटी डेरिवेटिव में हमारा होल्डिंग कॉस्ट होता है, उसमें असेइंग, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट के होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। फिर कमोडिटी डेरिवेटिव में हमारा जो फिजिकल मार्केट है वो सीजनल इन नेचर होता है, क्योंकि ये हमारा एग्री मार्केट है और एग्री में रबी और खरीफ सीजन अकॉर्डिंगली यहाँ पे हार्वेस्ट और सोइंग की जाती है। तो फिजिकल मार्केट जो है यहाँ हमारा काफी सीजनल हो जाता है। पर फाइनेंशियल डेरिवेटिव की बात करें तो कैश मार्केट जो है वहाँ कोई सीजनैलिटी इन्वॉल्व नहीं होती, वो एक्टिव होता है थ्रू आउट द ईयर। फिर फैक्टर्स जो कुछ हैं जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं वो है उनका डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। वाइल जो फैक्टर्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं वो है हमारा ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी एंड द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन है बीच को थोड़ा मतलब ये पूरे सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रखने के लिए मैं बीच बीच में से एक दो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, प्लीज इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सेबी एज अ रेगुलेटर हमारे कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट का कब मतलब एक्शन में आया था, इन विच ईयर सेबी टुक ओवर एज रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट। आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं, मैं वहां से चेक कर लूंगी। So I've received just one answer. Please everybody थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग बताइए कौन से ईयर में सेबी टुक ओवर एज अ रेगुलेटर।
So 3 people have answered, and it's 2015. It's not 2008. So yeah, in the year 2015, in the month of September, SEBI took over as our regulator. अब हम अपना एक प्रोडक्ट बास्केट देखते हैं कि अभी हमारे एक्सचेंज के पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं करेंटली वो कौन कौन है। तो हमारे प्रोडक्ट बास्केट में हमने डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है: सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल एंड ऑयल सीड, ग्वार कॉम्प्लेक्स, फाइबर्स, स्वीटनर्स और मेटल में। तो सीरियल एंड पल्सेस की हम बात करें तो उसमें हमारा आता है बार्ले, बाजरा, चना, मूंग, पैडी, मेज, व्हीट। स्पाइसेस में हमारे पास अभी है कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक। ऑयल एंड ऑयल सीड में हमारे पास अभी सोयाबीन है, रिफाइंड सोया ऑयल है, सोयाबीन मील है, आरएम सीड, कैस्टर सीड, कॉटन सीड ऑयल केक। ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ग्वार सीड और ग्वार गम है। फाइबर्स में वी हैव कपास। और स्वीटनर में अगर हम बात करें तो इट्स शुगर एंड गुड़। मेटल में हमारे पास है स्टील। ये हमारा न्यूली लॉन्च जो 3 हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, सोयाबीन मील, गुड़ और स्टील, ये हमारे रीसेंट लॉन्चेस हैं, हमारे न्यू एडिशंस हैं प्रोडक्ट सेगमेंट में। So yeah, it's a very simple question. मैंने अभी just बोला, which are the new additions in our product basket? Soyabean meal, steel and cooked. Then we have soyabean meal, cotton and steel, good soyabean meal and steel, या फिर good cotton and steel. हाँ जी, so it's C, good soyabean meal and steel. तो हम वो समझते हैं कि अभी फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड एग्जैक्टली तो फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड है, ये एक स्ट्रैटेजी है विच कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट एक्सपायरी मंथ्स टुगेदर। यहाँ जो हमारा एक पोजीशन होता है वो हमारा कोई एक लेग नहीं होता है जिसमें हम बाय सेल करते हैं, बट कि ये 2 लेग मिलके एक प्रॉपर पोजीशन बनता है जिसमें हम कोई भी नियर मंथ या फार मंथ, डिपेंडिंग ऑन द व्यू दैट वी हैव, हम बाय और सेल करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट एक्सपायरी मंथ का। इसमें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी आगे फर्दर स्लाइड में। फिर कैलेंडर स्प्रेड जो होता है कमोडिटी का, उसमें होता है बाइंग अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम कमोडिटी इन 1 मंथ एंड सेलिंग वन इन अ डिफरेंट मंथ। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है कि अक्टूबर नवंबर, अगर हम सोयाबीन स्प्रेड समझना चाहें कि अक्टूबर नवंबर मंथ का सोयाबीन स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि जो अक्टूबर और नवंबर में जो फ्यूचर लेग में सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिफरेंशियल होगा, दोनों मंथ में प्राइसेस जो होंगी वो अलग होंगी, तो उनके बीच का जो स्प्रेड होगा, जो डिफरेंशियल होगा, वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली उस पे ट्रेड करते हैं, एंड दैट इज द डिफरेंशियल जिसपे हम व्यू लेते हैं कि वो विथ टाइम बढ़ने वाला है या नैरो डाउन होने वाला है। Trading the spread is largely based on the premise that the spread may vary over time. वो with time change होता रहता है, तो हमारा व्यू होता है कि वो with time broad होने वाला है या narrow होने वाला है, उस व्यू पे हम ट्रेड करते हैं। That is the whole future calendar spread का concept. फिर जो भी स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो दे केयर वेरी लिटिल अबाउट द प्राइस ऑफ द आउटराइट फ्यूचर्स मार्केट। उनका जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो बस स्प्रेड रिलेशनशिप होता है, जो मंथ ऑन मंथ उनका क्या चल रहा है उसी कमोडिटी के डिफरेंट मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कोई कैलेंडर स्प्रेड में ट्रेड करता है तो वो कैसे प्रॉफिटेबल या उनके फायदे के लिए वो उस स्प्रेड को और उस कॉन्ट्रैक्ट को और ये ट्रेडिंग टेक्निक को यूज कर सकता है।
तो फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड जो है वो डिफरेंस इन द रेट ऑफ मूवमेंट बिटवीन नियर टर्म फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्गर टर्म फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि वो मूवमेंट किस पेस में होने वाली है और किस डायरेक्शन में होने वाली है। तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम एन अंडरलाइंग प्रोडक्ट इन सिंगल डायरेक्शन, हम क्या करते हैं कि वहां पे कैलेंडर स्प्रेड में एक पोजीशन बनाते हैं अपनी, जिसमें जो प्रॉफिट होगा वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस डिपेंड करेगा, जो जो प्रॉपरली और मेजरली डिपेंड करेगा जो हमारा नियर मंथ और लॉन्ग टर्म फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्राइस मूवमेंट पे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे एक और है कि अ पॉपुलर स्प्रेड इन सोयाबीन मार्केट जो है वो है जुलाई नवंबर का स्प्रेड। तो इसमें ट्रेडर क्या करेंगे कि सपोज उन्होंने बाय कर लिया जुलाई के फ्यूचर्स को, वाइल साइमल्टेनियसली उन्होंने एक कैलेंडर स्प्रेड का पोजीशन बनाने के लिए नवंबर मंथ का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था उसको सेल कर दिया, या फिर वाइस वर्सा, डिपेंडिंग उनका व्यू क्या है, वो किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, और फिर वो वहां से उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे वो स्प्रेड के मूवमेंट पे ट्रेड करके। फिर जो हमारा फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड होता है वो दो तरह का होता है, एक बाय स्प्रेड होता है, एक सेल स्प्रेड होता है। बाय स्प्रेड का मतलब होता है कि हम जो फार मंथ का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करेंगे, और जो नियर मंथ हमारा जो आने वाला नियर मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग सेल करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन किया है कि फार मंथ जो हमारा है वो मई ले लिया हमने, सपोज अभी अगर हम लोग मार्च मंथ में खड़े हैं तो हमारा जो फार मंथ होगा वो मई होगा, और नियर बिल्कुल एडजेसेंट मंथ हमारा होगा जो नियर मंथ है वो अप्रैल होगा। तो अगर हमें 22 स्प्रेड क्रिएट करना है तो हम फार मंथ मतलब कि मई वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके और अप्रैल वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें सेल स्प्रेड क्रिएट करना है तो हम नियर मंथ को बाय करके फ्यूचर मंथ को सेल करते हैं। अब ये फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड हम क्यों यूज करेंगे, इस टेक्निक या इस पूरे जो हमारा ये जो टेक्निकल टूल है इसका यूज कब आता है और कहाँ आता है? ये यूटिलाइजिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव अ डिफरेंट expiration month in order to produce a bullish bearish position that can be less volatile than an outright long short position। ये कोई भी एक सिंगल लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन अगर आप क्रिएट करते हो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये जो कैलेंडर स्प्रेड आपको जो पोजीशन बना के देता है विच इज लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू अ सिंगल लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी ये लेस वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि ये लेस मार्जिन भी रिक्वायर करता है। आप एक सिंगल पोजीशन क्रिएट करते हो उसके कंपैरिजन में अगर कैलेंडर स्प्रेड किया जाए तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट वहां पे कम होती है, और कोई भी जो जिनके पास स्मॉल बाइंग पावर भी है, स्मॉल इन्वेस्टर भी हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल मिलता है थ्रू दिस पोजीशन वो कंपैरेटिवली एक सिंगल लेग में एंटर करने से थोड़ा ज्यादा होता है। इन मोस्ट केसेस जो होता है हम एक लेग में पैसा खोते हैं और दूसरे में कमाते हैं। ये वाला जो हमारा स्प्रेड टेक्निक है ये प्रॉफिटेबल इस वे में होता है कि जनरली जिस पोजीशन पे हम जो अपने पैसे लूज कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली लोअर होता है टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर गेनिंग ऑन द डिफरेंट लेग। तो हमारा गेन लॉस से ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहां पे ये हमारा सक्सेसफुल स्प्रेड क्रिएट करके देता है। अब बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट पे, सेलिंग जो सेल स्प्रेड है उसका मतलब क्या है? सेल स्प्रेड इज सेलिंग फार मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइंग नियर मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? एनीबडी कोई आंसर करेगा? सेल स्प्रेड इज selling far month futures contract and buying near month futures contract. The statement is true because हम यही करते हैं, हम
हमारा जो व्यू होता है, जैसे अगर हमें सेल स्प्रेड क्रिएट करना है तो हमेशा हम फार मंथ वाले को सेल करेंगे और नियर मंथ को बाय करेंगे। सेम वे अगर हमें बाय स्प्रेड करना है तो हम फार मंथ को बाय करते हैं और नियर मंथ को सेल करते हैं। इट्स अ व्यू दैट वी टेक ऑन द फार मंथ, उस अकॉर्डिंग इसको समझा जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड हैं। जो हमारे फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड होते हैं वो मेजरली अगर हम बोले तो इंट्रा कमोडिटी होती है या फिर इंटर कमोडिटी होती है। बाय इंट्रा कमोडिटी आई मीन कि यहाँ पे जो है वो एक ही कमोडिटी के दो डिफरेंट एक्सपायरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट पे हम ट्रेड करते हैं, वाइल कमोडिटी हमारी सेम होगी। सपोज अगर हम सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो यहाँ सोयाबीन के ही दो डिफरेंट मंथ वाले, नियर और फार मंथ वाले पे हम अपना व्यू लेके करेंगे, दैट इज इंट्रा कमोडिटी। वाइल हम दो कमोडिटी के भी साथ सेम ये चीज बिठा सकते हैं, अपना कैलेंडर स्प्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारी, वो इंटर कमोडिटी कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं, जिसमें हम किसी एक के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, साइमल्टेनियसली हम दूसरी कमोडिटी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं, वो डिफरेंट एक्सपायरेशन में। तो ये दो होता है जो एक ही कमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट मंथ में होगा, और एक वो जिसमें दो कमोडिटीज इन्वॉल्व होंगी, एक बाय करेंगे और एक सेल करेंगे और फिर उनके स्प्रेड पॉकेट करते हैं, दैट इज इंट्रा कमोडिटी एंड इंटर कमोडिटी। फिर चार ब्रॉड कैटेगरी में उनको बांटा गया है। जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो रेंज है, ब्रेकआउट, टेक्निकल ट्रेडिंग है। रेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने बाय किया है जो वो आपके नियर द बॉटम रेंज, जो आपका स्पॉट लाइन और रेजिस्टेंस होगा आपका, वहां पे आपने बाय किया है या उसके पास आपने बाय किया है हाई पॉइंट पे, तो वो एक रेंज में मूव करता रहेगा। जो हमारा रेजिस्टेंस बीच का जो रेंज बनेगा उसी एरिया में उसकी मूवमेंट हम देखेंगे, और उसी स्प्रेड, उतने ही स्प्रेड को हम फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब होता है जब उस रेंज को कोई स्प्रेड तोड़ने वाला है या तोड़ता है, तब वहां पे हम एक ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर कोई मार्केट बहुत टाइम तक रेंज बाउंड होती है तो समटाइम ये सर्टेनिटी बन जाती है कि वो रेंज वो टूटने वाली है, इधर बीट अपसाइड और डाउनसाइड। तो जब वो रेंज टूटने का हमें एक व्यू होता है कि हाँ मे बी अब मार्केट जो रेंज बाउंड थी वो अब नहीं रहने वाली है और अब वो रेंज ब्रेक होने वाला है, वहां पे जो स्प्रेड ट्रेडिंग हम करते हैं, और वो स्प्रेड ट्रेडिंग हम एक ट्रेंड को फॉलो करके करते हैं, दैट इज ब्रेकआउट ट्रेंड। स्केल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि लो पे आप बाय करो और हाई पे सेल कर दो। टेक्निकल ट्रेडिंग का मतलब होता है टेक्निकल ट्रेडिंग थ्रू टेक्निकल इंडिकेटर्स। यहाँ हमारे इंडिकेटर्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, आपके ईएमए, एमए, आरएसआई वगैरह, तो काफी सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो फेवर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर आपके व्यू को या एक ट्रेंड को, तो हम उसका सपोर्ट लेके स्प्रेड में अपना व्यू बना के और फिर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्रैक स्प्रेड जो होता है हमारे क्रूड ऑयल या फिर उसके किसी बाय प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे क्रैक स्प्रेड से मतलब हो जाता है कि आप जो क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है उसको आप बाय करते हो और क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल करते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्रैक स्प्रेड। तो ये क्रैक स्प्रेड भी एक एग्जाम्पल बनता है स्प्रेड ट्रेडिंग का। जैसे मैंने ऊपर आपको बोला कैलेंडर स्प्रेड, उसी तरह से एक क्रैक स्प्रेड होता है। सेम वे क्रश स्प्रेड होता है। क्रश स्प्रेड मेजरली सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, जिसमें सोयाबीन और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसका पूरा एक वैल्यूएशन करके, उसका अंडरस्टैंडिंग करके फिर हम देखते हैं कि पैरिटी हमारी बन रही है या नहीं। अगर पैरिटी बनती है, पॉजिटिव पैरिटी हमें दिखता है, हम ये स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, नहीं तो फिर वी गो फॉर अदर वेज। तो ये क्रश स्प्रेड है वो सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। क्रैक स्प्रेड हमारा जो है वो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। फिर हम कुछ हाईली कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि आपके ब्रेंट क्रूड वर्सेस WTI क्रूड, या फिर लंदन व्हाइट शुगर वर्सेस न्यूयॉर्क शुगर। ये कुछ हाईली कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम व्यू लेते हैं और उनके हिस्टोरिकल मूवमेंट को समझ के अपना एक फ्यूचर का व्यू बना के, या हमने काफी हैबिचुअल मूवमेंट्स और चेंजेस देखी होती है तो उसी अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सेम कुछ हम इस साल भी देखेंगे
या सेम मूवमेंट इस साल भी रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना व्यू बना के यहाँ पे स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं। फिर हाँ, अभी जो लास्ट मैंने आपको बताया कि 4 जो मेजर टाइप ऑफ फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड थे, वो आप बताओ उन चारों जो नाम आपने देखे कौन सा उनमें से नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड? नॉट अ टाइप ऑफ फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड: रेंज ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या टेक्निकल ट्रेडिंग। एनीबडी प्लीज, लाइक विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, उनमें से ये कौन सा एक है जो नहीं है? रेंज ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या टेक्निकल ट्रेडिंग? एनीवन हु वुड वांट टू आंसर, या फिर ओके, सो मैं ही बोल देती हूँ। सी, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक कैलेंडर स्प्रेड टेक्निक नहीं है। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल टूल जो टेक्निकल ट्रेड में यूज करते हैं। तो बाकी 3 जो हैं वो उसी के टाइप्स हैं: रेंज, ब्रेकआउट और टेक्निकल। फिर स्प्रेड ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? स्प्रेड ट्रेडिंग जो है हमारा, वो किसी भी सिंगल लेग का जो रिस्क होता है एक स्प्रेड ट्रेडर का, उसको एलिमिनेट करता है, बिकॉज यहाँ पे हमने दोनों लेग में अपनी पोजीशन बनाई होती है। स्प्रेड्स जो है वो इजियर टू ट्रेड होता है। स्प्रेड बुक जो होता है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है मार्केट में। स्प्रेड फैसिलिटेट्स इजी रोल ओवर, इसमें रोल ओवर काफी इजी है। ये काफी इजियर टू एनालाइज है, मोर प्रेडिक्टेबल है और लेस रिस्की कंसिडर किया जाता है बिकॉज दीज आर लेस वॉलेटाइल। Spreads also have a lower margin requirements as compared to any single leg for creating a position. फिर स्प्रेड ट्रेडिंग बेनिफिट है, तो हमारे जो स्प्रेड ट्रेडिंग बेनिफिट होता है वो कब मिलता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में? स्प्रेड ट्रेडिंग मार्जिन बेनिफिट जो है वो इनिशियल मार्जिन पे मिलता है, कैश मार्जिन पे मिलता है और आपके एडिशनल मार्जिन पे मिलता है। तो ये जो इतने सारे मार्जिन पे हमें स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट मिलता है, उसकी कुछ कंडीशंस है जो कंडीशंस उनको एट पार रहना होगा। अगर वो कंडीशंस वो मीट करते हैं तभी होगा। तो हम आगे समझते हैं कि वो कंडीशंस हैं क्या क्या। स्प्रेड ट्रेडिंग हमें इनिशियल मार्जिन पे मिलेगा जब ये फॉलोइंग केसेस या वो फॉलोइंग कंडीशंस वो सफाइस करेगा। जैसे कि जो डिफरेंट एक्सपायरी डेट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सेम अंडरलाइंग असेट होना चाहिए या सेम अंडरलाइंग कमोडिटी होनी चाहिए। 2 कॉन्ट्रैक्ट वेरिएंट्स हैविंग द सेम अंडरलाइंग कमोडिटी होनी चाहिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन एनी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड द कंडीशन, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी कॉम्प्लेक्स की, वो जो हम सेकेंड पैरा में डील करेंगे, वो इनके सारे कंडीशंस को मीट करनी चाहिए। एनसीसीएल जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, सिस्टर कंसर्न हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है, वो स्प्रेड बेनिफिट इनिशियल मार्जिन पे देती है अक्रॉस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स कमोडिटी में, जब ये सारे कंडीशंस मीट होते हैं। और कंडीशंस क्या हैं? मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटीज। अगर हम किसी भी 2 कमोडिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है, तो उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो मिनिमम 90% होना चाहिए। बैक टेस्टिंग एडिक्वेसी के लिए होनी चाहिए स्प्रेड मार्जिन की, जिसमें हमें M2M कवर करके मिनिमम पीरियड ऑफ बैक टेस्टिंग जो है वो 1 ईयर होना चाहिए या फिर 250 डेज, जिसकी सेटलमेंट प्राइस ऑफ फ्यूचर्स यूज्ड फॉर बैक टेस्टिंग हैव बीन डिटरमिन्ड बाय द ट्रेडेड फ्यूचर प्राइसेस। यहाँ पे जो प्राइसेस ऑलरेडी फ्यूचर्स में ट्रेड हो चुके हैं उनकी
250 डेज का मिनिमम डेटा हमें लेके और फिर बैक टेस्टिंग करके देखना 90% कोटेज वाली चीज और M2M जो कवर करने वाली चीज है वो बैठ रही है. Initial margin after spread benefit has been able to cover M2M at least 99%. यहाँ जो 99% है ये हमारा वार है. तो अगर ये क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है, बैक टेस्टिंग करके हम देख लेते हैं और वंस इट इज ट्रू ऑल दिस, तब फिर वो हम स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट देने लग जाते हैं. जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो हम अभी ग्वार गम और ग्वार सीड का भी स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, जो मतलब अभी थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था बिकॉज वो ये क्राइटेरिया सफाइस नहीं कर पा रहा था. जस्ट बिकॉज अभी जो मूवमेंट हमने देखा, बैक टेस्ट किया और फिर उसमें देखा गया कि वो अब ये सारे कंडीशंस मीट कर रहा है, तो वापस वो अपॉर्चुनिटी उन दोनों में आई है. इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है इनिशियल मार्जिन का ऑन स्प्रेड बेनिफिट, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है 75% के लिए, जहां पे इनिशियल मार्जिन इन्वॉल्व होता है. और मैक्सिमम बेनिफिट इन इनिशियल मार्जिन ऑन स्प्रेड पोजीशन जो हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है, वो रेस्ट्रिक्टेड टू 50% होती है. एक समरी अगर हम लोग देख लें तो वो लेस वॉलेटाइल होता है, तो लेस रिस्की है. Expected profit and losses are small in calendar spread. Spread margin benefits are available, which is good for higher volumes of trade. Directional risk हमारा eliminate हो जाता है, तो आप बिल्कुल ऐसे full fledgedly उसमें trade कर सकते हैं. In most cases, money will be lost in one leg of the spread, but made in another leg of the spread. इन सक्सेसफुल स्प्रेड हमारा ये होता है कि गेन जो है वो लॉस से बड़ा होता है, तो वो हमारा स्प्रेड ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाता है. कैन बैक टेस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफाइल ऑफ ईच कमोडिटीज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फिगर आउट विच कॉन्ट्रैक्ट यू कैन गो फॉर लॉन्ग ऑन एंड विच कॉन्ट्रैक्ट यू कैन गो शॉर्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सीजनल पैटर्न. तो इस बैक टेस्ट तो एनी विच वेज आपको करना पड़ता है ये देखने के लिए कि आप स्प्रेड ट्रेडिंग बेनिफिट उसमें अवेल कर सकते हो या नहीं. तो वो बैक टेस्टेड डेटा काफी हद तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफाइलिंग करने में भी हेल्प करती है. कैलेंडर स्प्रेड्स बेनिफिशियल हैं टू ट्रेड इन केस ऑफ अपर एंड लोअर सर्किट ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट. अब हम लोग इन्वेस्टर गाइडलाइंस देख लेते हैं, जो डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं. तो डूज में है कि सेबी और एक्सचेंज रिलेटेड जो सर्क्यूलर है वो हमारे एक्सचेंज वेबसाइट पे अवेलेबल होता है. हमारे एक्सचेंज रजिस्टर्ड जितने मेंबर हैं, प्लीज आप उनके थ्रू ही ट्रेड करिए. केवाईसी मैंडेट आपकी जो यूसीसी वाली होती है वो प्रॉपरली फिल्ड अप होनी चाहिए. इनसाइट्स ऑन राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट. बिल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका हर एक ट्रेड सेटलमेंट का होता है वो आपके पास होना चाहिए. इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आपको मिलता है उसमें सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन होने चाहिए, जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज. क्रॉस चेक अगर आपको आपके किसी भी ट्रेड का करना है कि वो कितना जेन्युइन है, तो आप वो ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी जो हमारे एक्सचेंज वेबसाइट पे अवेलेबल है आप वहां से कर सकते हो. पे रिक्वायर्ड मार्जिन एंड M2M ऑब्लिगेशन इन टाइम. और अगर आप पे नहीं करते हो तो बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट जो भी आपको फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए. और डब्बा ट्रेडिंग, illegal sort of trading that happens outside the purview of our exchange platform, you should be aware of the risks which are associated with them. Then हमेशा जो आपका ट्रांजैक्शन जो स्टेटमेंट मिलता है मेंबर के थ्रू और होल्डिंग स्टेटमेंट जो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देता है, रिकंसाइल करना चाहिए, उनको मैच करके देखना चाहिए. जस्ट इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करती है तो आपको वो आपका वॉइस करना चाहिए वो इशू की डिस्क्रिपेंसी कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है. इशू अकाउंट पे ई चेक, जो भी आप अकाउंट पे ई चेक इशू करें या डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं इन द नेम ऑफ ब्रोकर, it should be the same that should appear on the contract of your SEBI registration certificate. Insist on periodical statement of account of funds and securities from broker just to see आपका पे इन पे आउट आपके हिसाब से चल रहा है या जितना हो रहा है उतना जेन्युइन हो रहा है या नहीं हो रहा है. Check account and notify brokers of any discrepancy. Portfolio management services aren't permitted in commodity market. Beware before parking your funds under portfolio management.
फंडिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज कवर नहीं किया जाता है हमारे एक्सचेंज सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म में। डोंट्स की जहां तक हम बात करें तो अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ आप इन्वॉल्व ना हो। डोंट अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस। Don't get carried away by alluring advertisements, rumors, hot tips, or any other promise or assured returns. Don't start trading before understanding risk disclosure clause. Don't accept unsigned duplicate contract notes. Don't fall prey to market rumors. Don't let risk against position accumulate beyond your capacity to bear. Don't simply go by any explicit implicit promise made by analysts, advisors, your experts. Don't miss on keeping track of your financial and contractual obligation against your position. Don't go by the reports, predictions made by various prints and electronic media. So yeah, these were some do's and don'ts which everybody should be aware of before entering into this market. और थैंक यू, इतना ये प्रेजेंटेशन मेरा यहीं खत्म होता है। जस्ट इन केस अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया या कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके, आई गेस नहीं पूछना, सो ओके फाइन। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। होप कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।